तो आइए फ्रेंड्स, इस क्लास में हम ज्योग्राफी देखते हैं। ये आपका दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हमने हिस्ट्री पढ़ाया और इसमें हम ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी जो है दो शब्दों से बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब क्या होता है? जियो मतलब होता है पृथ्वी। जियो मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन। ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन। अर्थात जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा? पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी मतलब क्या हो जाएगा? पृथ्वी का वर्णन। अगला है आपका एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी तो ज्योग्राफी में हम सबसे पहले हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी अर्थात हमारे ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी चीजें हैं पहले हम उसका अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में पहले सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड के अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। अब ब्रह्मांड होता क्या है? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ब्रह्मांड होता क्या है। तो ब्रह्मांड होता क्या है? ब्रह्मांड जो है, जब हम खुली आसमान में देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ने वाले जितने भी आकाशीय पिंड है, चाहे रात में हो या दिन में हो, दिखाई पड़ने वाले जितने भी आकाशीय पिंड है, इन सभी को मिला के क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। जिसमें हमारे तारा हो, सूरज हो, चांद हो, पृथ्वी हो, इस सारे आकाशीय पिंड को मिला के क्या होता है? ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अब है कि ब्रह्मांड में तारे भी होते हैं। तो तारा क्या होता है? छोटे छोटे पॉइंट्स में हम इसे डिस्कस करते हैं, फिर डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तारा क्या होता है? तो तारा वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपना क्या हो? अपना उष्मा व प्रकाश हो। वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपना उष्मा और प्रकाश हो, उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। अब हम तारा के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि स्टार का क्या क्या गुण होता है, कैसे स्टार्स बनते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तारा यानी स्टार। तारा बनने से पहले ये क्या होता है? एक गैस का गोला होता है। तारा के निर्माण से पहले ये क्या होता है? गैस का एक गोला होता है। सबसे पहले क्या होता है? गैस का एक गोला होता है। और ये क्या होता है कि गैस का गोला बनते बनते धीरे धीरे गैस क्या होता है? इसका घनत्व तो बढ़ते जाता है या एक दूसरे से आकर्षित होते जाता है। उसके बाद क्या होता है? फिर क्या होता है कि विरल गैस यानी हल्का गैस जो होता है वो केंद्रित होकर आपस में क्या हो जाता है? केंद्रित होते होते उसका घनत्व तो बढ़ते जाता है
और जब वापस घनत्व केंद्रित होते होते क्या हो जाता है, वह एक घने बादल का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? विरल गैस केंद्रित होकर क्या हो जाता है, घने बादल का रूप ले लेता है। घने बादल का रूप ले लेता है और यहीं से निर्माण होता है किसका? नीहारिका का। किसका निर्माण होता है? नीहारिका का, जिसे हम नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आते हैं कि तारा का जो पहला रूप है क्या बना? नेबुला बना। यानी सबसे पहले विरल गैस था, गैस से घनत्व होते होते केंद्रित होते होते सबसे पहला जो निर्माण होता है तारा बनने के प्रथम जो इसका निर्माण होता है वो किसका निर्माण होता है? नेबुला यानी नीहारिका का निर्माण होता है। फिर क्या होता है कि नेबुला में जब ये नेबुला का रूप ले लेता है, इसमें क्या होता है? संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया आरंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? दहन की प्रक्रिया आरंभ हो जाता है और इस तरह से किसका निर्माण हो जाता है? तारा का निर्माण हो जाता है। यानी नीहारिका में जब संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया आरंभ हो जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? तारा का। तारा में ईंधन किस अवस्था में होते हैं? प्लाज्मा अवस्था में रहते हैं। तारे में ईंधन किस अवस्था में होते हैं? प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। अब क्या होता है कि तारों का रंग देखिए कि अलग अलग अवस्था में तारों का रंग अलग अलग होता है। हम जब धरती से नीचे से देखते हैं तो लगभग हमें सारे तारे एक समान दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। उसकी अलग अलग अवस्था में, अगर तारा युवा अवस्था में तो अलग रंग के होगा, अगर प्रौढ़ अवस्था में अलग रंग के होगा, वृद्धावस्था में जाते तो अलग रंग के होगा, जब बनने वाला होगा तो अलग रंग में होगा। तो उसकी बातें करते हैं। तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? उसके तापमान पे निर्भर करता है कि वो किस अवस्था में है। तो आइए देखते हैं आगे। पहला है आपका नीला रंग। सबसे पहला है नीला रंग। नीला या उजला रंग। कौन रंग? नीला या उजला रंग। या उजला रंग यह तारा का युवा अवस्था होता है। यह तारा का क्या होता है? युवा अवस्था होता है। इसमें तारा का सबसे उच्च ताप होता है। यानी अगर ऐसा प्रश्न है कि तारा का सबसे अधिक रंग किस, जब तारा किस रंग में दिखाई पड़ता है तो होता है, तो क्या होगा? नीला रंग या उजला रंग, दोनों। इस समय तारा का सबसे युवा अवस्था होगा, सबसे उच्च ताप होता है तारा का। दूसरा है आपका जो सेकेंड कलर है वो है नारंगी रंग। कौन रंग है? नारंगी रंग। नारंगी रंग जो होता है यह किस अवस्था में होता है? यह मध्यम ताप में होता है। यह मध्यम तापमान जब होता है तो क्या होता है? जब युवा अवस्था से तारा का युवा अवस्था जब ढल जाता है तो किस रंग में आ जाता है? यह नारंगी में रंग में आ जाता है और इसका मध्यम तापमान हो जाता है। उसके बाद जो आपका तीसरा है, तीसरा रंग जो है वो है लाल रंग। वैसे हम सभी जानते हैं कि लाल रंग बहुत ही खतरनाक माना जाता है, लेकिन जब तारा का लाल रंग होता है तो क्या होता है? इसका सबसे निम्न ताप होता है। जब तारा लाल रंग का दिखने लगे तो सबसे निम्न ताप होता है। आप ध्यान से रात्रि में देखेंगे तो लगभग कोई कोई तारा ऐसा दिख जाएगा जो ऐसा होता है कि थोड़ा फीका दिखता है, कोई ज्यादा व्हाइट दिखता है, तो ये डिपेंड करता है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और ध्यान रखिए कि जो सबसे निम्न ताप होता है तारा का, जो सबसे निम्न ताप होता है वो होता है
6000 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचिए तारा का जो सबसे निम्न ताप होता है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, जो लाल रंग में दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, नीला रंग या उजला रंग सबसे उच्च ताप, नारंगी रंग मध्यम ताप और लाल रंग सबसे निम्न ताप। निम्न ताप कब होता है? जब तारा लाल होता है। और ध्यान रखिएगा, एक सुनते होंगे आप एग्जाम में, देखते भी होंगे प्रश्न, रेड गैंट। क्या है? रेड गैंट यानी लाल दानव। लाल दानव, ये रेड गैंट क्या होता है? ये लाल दानव क्या होता है? ये रेड गैंट तारा का तब होता है, ये रेड गैंट रूप तारा जब लेता है जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है। तारों का क्या हो जाता है? तारा का जब ईंधन समाप्त होने लगता है तो यह रेड गैंट का यानी लाल दानव का रूप ले लेता है। इस समय इसका तापमान सबसे न्यूनतम होता है। हमने पहले बताया कि लाल रंग जब भी होगा तो उसका सबसे निम्न तापमान होगा, यानी रेड गैंट। इसे हम लाल दानव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल दानव बोलते हैं। यह क्या होता है कि इसका जब इसका ईंधन समाप्त होने लगता है तो धीरे धीरे इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है। यानी लाल दानव का आकार धीरे धीरे क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है। आकार बढ़ने लगता है। और यही लाल दानव जब आकार बढ़ते बढ़ते, जब क्या होता है? आकार बढ़ते बढ़ते सूर्य से इसका आकार 1.44, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1.44 गुना हो जाता है। यानी सूर्य से इसका आकार, लाल दानव का आकार विस्तारित होते होते सूर्य से 1.44 गुना क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, उससे अधिक हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम, यानी सूर्य से 1.44 गुना से ज्यादा अगर बड़ा हो जाता है तब उसे हम बोलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है श्वेत वामन। श्वेत वामन। फ्रेंड्स काफी ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं काफी आसान भाषा में आपको समझाऊं क्योंकि काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। नीला रंग, उजला रंग युवा अवस्था का प्रेषक होता है, नारंगी रंग मध्यम तापमान का और लाल रंग निम्न तापमान का। यही लाल रंग को क्या बोलते हैं? रेड गैंट बोलते हैं। यानी लाल रंग यानी सबसे निम्न तापमान हो जाता है जब तारा मरने के कगार पे आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं रेड गैंट यानी लाल दानव। इसमें क्या होता है कि ये जब मरने के कगार पर आता है, जब ये ठंडा होने लगता है तो इसका आकार धीरे धीरे क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है, आकार बढ़ने लगता है। और जब इसका आकार बढ़ते बढ़ते सूर्य के आकार का 1.44 गुना से अधिक हो जाता है तब इसे बोलते हैं हम श्वेत वामन। ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं? श्वेत वामन। याद रखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे कि तारा का आकार सूर्य से 1.44 गुना अधिक हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है श्वेत वामन। यहां पर हमने देखा कि सूर्य का जब तारा का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? श्वेत वामन नहीं, उसे हम बोलेंगे अभिनव तारा। सूर्य तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना, यहां पे ज्यादा नहीं क्या हो जाएगा? कम होगा। यानी सूर्य के द्रव्यमान से तारा का द्रव्यमान अगर 1.44 गुना कम है तो उसे हम बोलेंगे श्वेत वामन। अभी मैं डिटेल में इसे बताता हूं। डिटेल में देखते हैं, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा श्वेत वामन क्या होता है और अभिनव तारा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अभिनव तारा क्या होता है? तो जो हमने बताया कि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से
1.44 गुना कम हो, यानी लेस देन हो, किससे? सूर्य के द्रव्यमान से, तो उसे क्या कहेंगे? श्वेत बामन कहेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा कि श्वेत बामन कब कहेंगे तारा को? जब सूर्य से लाल दानव का द्रव्यमान क्या हो? 1.44 गुना लेस देन हो। जब लेस देन होगा तो क्या हो जाएगा? यह श्वेत बामन हो जाएगा। और यहीं पे जब क्या होगा? लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना जब अधिक होगा, यानी ग्रेटर देन होगा, तो क्या होगा? यह अभिनव तारा होगा। क्या होगा? अभिनव तारा होगा। तो ये जो है श्वेत बामन क्या होता है? यह श्वेत बामन को जीवाश्म तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा। यानी यह अंतिम रूप से, यह जब लास्ट पोजीशन होता है, ये चमकता है, यानी थोड़ा बहुत जो चमकता है, कब चमकता है? जब ये श्वेत बामन के रूप में होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा। इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं। और यहाँ के बाद इसका अंत हो जाता है। होता है यह श्वेत बामन जब चमकना बंद हो जाता है, जब श्वेत बामन क्या हो जाता है? चमकना बंद हो जाता है, जीवाश्म तारा चमकना बंद हो जाता है, तो यहाँ से तारा का अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? तारा का अंत हो जाता है। और इस तरह से इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं काला बामन। क्या कहते हैं? काला बामन। याद रखिएगा, श्वेत बामन को ही क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं। और लाल दानव किसका नाम है? श्वेत बामन का ही रूप है लाल दानव। उसके बाद अभिनव तारा, इसे यह है क्या है? सूर्य से 1.44 गुना जब ज्यादा होता है तो क्या होता है? यह अभिनव तारा होता है। और अब क्या होगा? होता है कि जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना जब अधिक होता है तो उसे अभिनव तारा कहते हैं। और अभिनव तारा बनने के बाद इसमें क्या हो जाता है? विस्फोट शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? अभिनव तारा में विस्फोट स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा। क्या कहते हैं इसे? विस्फोटक तारा। तो अभिनव तारा को क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा कहते हैं। श्वेत बामन को ही जीवाश्म तारा कहते हैं। ये सारा जो सिचुएशन है तारा के अंत होने का सिचुएशन है। विस्फोटक तारा जब विस्फोट होने लगता है तो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, इसका घनत्व बढ़ने लगता है। और घनत्व बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है? विस्फोटक तारा का घनत्व बढ़ते बढ़ते एक तारा का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा। यह तारा छोटा छोटा हो जाता है, इसका घनत्व काफी अधिक हो जाता है। यह कभी बुझता है, कभी जलता है, कभी बुझता है, कभी जलता है। कि जब अब यहां से क्या होता है कि जब तारा बुझ जाता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? इसका घनत्व बढ़ने लगता है। धीरे धीरे तारा का घनत्व बढ़ने लगता है। और इतना घनत्व बढ़ जाता है इन तारों का, इतना घनत्व बढ़ जाता है, ये अपने में से किसी भी चीजों को, जहां तक प्रकाश यानी किसी भी चीज को अपने में से गुजरने नहीं देता है। सबको क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसका क्या हो जाता है? इसके बाद होता है, निर्माण होता है ब्लैक होल। किसका निर्माण होता है? ब्लैक होल का। और यह ब्लैक होल जो होता है, यह होता है, इसका घनत्व क्या होता है? घनत्व इतना अधिक होता है कि यह अपने में से क्या करता है? प्रकाश को भी नहीं गुजरने देता है। प्रकाश को भी नहीं गुजरने देता है। इस सभी चीजों को खुद में ऑब्जर्व कर लेता है। और ये क्या करता है? प्रकाश को भी अपने से गुजरने नहीं देता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो हमारे देश के ही साइंटिस्ट। ब्लैक होल की खोज किसने की थी? तो हमारे देश की ही साइंटिस्ट चंद्रशेखर। हमारे देश के साइंटिस्ट किसने की थी ब्लैक होल की खोज? तो चंद्रशेखर ने, जिसे हम चंद्रशेखर सीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
चंद्रशेखर सीमा। तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कितना गुना? 3 गुना अधिक होता है, 3 गुना अधिक होता है। वही किसका रूप लेता है? ब्लैक होल का रूप लेता है। अब सूर्य के द्रव्यमान से जब 3 गुना अधिक द्रव्यमान होगा तो अपने में से किसी भी चीज को जाने नहीं देगा, यहां तक कि अगर किसी चीज से टकराए तो वो चीज को भी अपने आप में क्या कर लेगा? संभाल लेगा। इस तरह से इसकी खोज किसने की थी? चंद्रशेखर ने की थी, और इसको हम चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना अधिक को ही हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो याद रखिए एग्जाम में पूछेगा कि सूर्य के 1.44 गुना अधिक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। का जो भविष्य होता है, तारों का जो भविष्य होता है, तारे का जो जीवन होता है, वह इसी पे निर्भर होता है, इसी चंद्रशेखर सीमा पे निर्भर होता है। ये सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे देखते हैं। हम आकाश गंगा देखते हैं। क्या देखते हैं? आकाश गंगा। कि आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो तारों के समूह को, तारे के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में लगभग कितना आकाश गंगा है? 100 अरब। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा है। कितने आकाश गंगा है? लगभग 100 अरब आकाश गंगा है। आकाश गंगा का जो आकार होता है स्पाइरल होता है। कैसा होता है आकाश गंगा का आकार? स्पाइरल होता है। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा है, और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब क्या है? तारे। क्या है? तारे। तो हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा है, और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब क्या है? तारे हैं। आपको बता दूं कि जब 3 आकाश गंगाओं के समूह को, कितने? 3 आकाश गंगा के समूह को तीन आकाश गंगा के जो समूह होता है आकाश गंगा का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सुपर क्लस्टर। उसे क्या बोलते हैं हम? सुपर क्लस्टर। इसे बोलते हैं सुपर क्लस्टर। यानी 3 आकाश गंगा के समूह को क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर। और जिस सुपर क्लस्टर में हम रहते हैं, यानी जिस सुपर क्लस्टर में हमारी पृथ्वी है, वो कौन सा सुपर क्लस्टर है? उसमें कौन कौन सा आकाश गंगा है? उसमें 3 है। उसमें कितना है? 3 है। पहला है मंदाकिनी, उसके बाद है देवयानी, कौन है? तीसरा है वो है MGC M33। ये 3 आकाश गंगा यानी इसी क्लस्टर में हमारा पृथ्वी स्थित है। जो सबसे हमारा नजदीक का आकाश गंगा है वो कौन सा आकाश गंगा है? जो हमारे सबसे नजदीक का आकाश गंगा है वो है देवयानी। कौन है? देवयानी हमारा सबसे नजदीक है, सबसे नजदीकी आकाश गंगा है।
आकाशगंगा कौन है? देवयानी। सूर्य जिस आकाशगंगा में है, सूर्य जिस आकाशगंगा में है वो कौन है? मंदाकिनी। मंदाकिनी सूर्य किस आकाशगंगा में है? वो मंदाकिनी आकाशगंगा में है। में है वो क्या है? मंदाकिनी। तो हमारा पृथ्वी भी किस आकाशगंगा में है? मंदाकिनी में, क्योंकि हम सूर्य के ही चारों तरफ क्या कर रहे हैं? उसी में आते हैं। इसमें है हम मंदाकिनी। मंदाकिनी को ही क्या बोलते हैं? मिल्की वे। यानी हम किस आकाशगंगा में है? मिल्की वे में स्थित है। यह कैसा है? यह सर्पिलाकार है। यह कैसा है? यह सर्पिलाकार है। और इसका जो है, इसका मंदाकिनी का जो है ओरियन, कौन? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है? सबसे शीतल व सबसे चमकीला क्षेत्र है। ठीक है, ओरियन नेबुला सबसे शीतल व सबसे चमकीला क्षेत्र है। समझ में आएगा कि हमारा हम किस में आकाशगंगा में है? मंदाकिनी में। और दूसरा यानी सबसे नजदीकी, यानी हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीकी आकाशगंगा कौन है? वो है देवयानी। और हम खुद जिसमें है वो है मंदाकिनी यानी मिल्की वे। 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर बोलते हैं। हम जिस सुपर क्लस्टर में है उसमें जो 3 आकाशगंगा है वो मंदाकिनी, देवयानी, MCG M33। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। आकाशगंगा है हमारा जो मंदाकिनी है उसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। मंदाकिनी यानी मिल्की वे। कि मंदाकिनी के जो केंद्रीय भाग होता है, मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। इसी में ही क्या पाया जाता है? इसी में ही होता है ब्लैक होल। इसी में क्या होता है? ब्लैक होल होता है, जो अपने में यहां तक कि ब्लैक होल सभी चीजों को क्या करता है? खुद में ऑब्जर्व कर लेता है। मंदाकिनी है, मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने खोजा था? यानी किसने देखा था? गैलीलियो ने। किसने देखा था? गैलीलियो ने। मंदाकिनी जो है, मान लीजिए ये मंदाकिनी है और ये क्या है? सूरज। मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी का सूरज क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मंदाकिनी का, जो हमारी मंदाकिनी है मिल्की वे, जो मंदाकिनी है उसके चक्कर कौन लगाता है? सूरज। कितने के स्पीड से? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से हमारा जो है मिल्की वे का चक्कर कौन लगाता है? सूरज लगाता है। सूरज को मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना वर्ष लग जाता है? 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसे एक ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और हमारे सूर्य का जो सबसे नजदीकी तारा है वो कौन है? वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का जो सबसे नजदीकी तारा है, सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद रखिएगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी। तारामंडल। क्या? तारामंडल।
याद रखिए कि तारा का जो विशेष आकृति बनता है, जो तारा का खास आकृति यानी विशेष आकृति बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। तारा का जो विशेष आकृति बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। हमारे ब्रह्मांड में हमारा जो है इसकी संख्या जो है, इसकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 88 है। तारामंडल की संख्या वर्तमान में कितना है? 88 तारामंडल। याद रखिए, नोट कर लीजिए इसे। तारामंडल, कई फेमस तारामंडल है, कई हमारे लिए हेल्पफुल तारामंडल है, जिसमें पहला क्या है? पहला कौन है? ध्रुव तारा। ये ध्रुव तारा जो है हमेशा आपको किस दिशा में दिखता है? ध्रुव तारा हमेशा आपको सदैव उत्तर दिशा में दिखता है। उत्तर दिशा में क्यों दिखता है? क्यों? यह क्या है? पृथ्वी के ध्रुव पर स्थित है। क्या कहते हैं इसे? इसमें पोलर बियर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर बियर कहते हैं। दूसरा जो आपका है, दूसरा जो है वो कौन सा है? साइरस। साइरस, इसे हम डे स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? डे स्टार कहते हैं। क्या बोलते हैं? डे स्टार बोलते हैं। यह क्या है? डे स्टार कहते हैं। यह सबसे चमकीला तारा है। क्या है? याद रखिए, सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस है। तीसरा है आपका, थर्ड जो है आपका वो है ओरियन। क्या है? तीसरा ओरियन है। इसे हैंटर तारामंडल भी कहते हैं। इसे शिकारी तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकारी तारा। और इसे मृग भी कहते हैं। मृग। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। सूर्य के जो नजदीक तारों के समूह होते हैं, सूर्य के नजदीक तारों के समूह को क्या बोलते हैं? क्या कहा जाता है? इसे नक्षत्र कहा जाता है। और हमारे अभी तक जो जानकारी है उसमें कितने नक्षत्र की संख्या है? 27 नक्षत्र। जो हमारे ज्योतिष वगैरह हाथ देखते हैं, आपका जो अलग अलग प्रभाव होता है, हस्त कई चीजें ज्योतिष जो देखते हैं वो इसी के प्रभाव से देखते हैं। ज्योतिष पे नक्षत्र के प्रभाव से ही वो क्या करते हैं? आपका सब कुछ देखते हैं। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि जो हमारा सूरज है, ये क्या है? सूर्य। सूर्य के जो नजदीक है, ये क्या है? सूर्य में जो तारा है, छोटे छोटे तारा के समूह क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र। और जो वही तारा का समूह जब बड़ा हो जाता है, इसे बोलते हैं क्या हम? तारामंडल। और जब बहुत सारे तारामंडल मिलता है, इसे क्या बोलते हैं हम? आकाशगंगा। और जब जो निर्माण होता है वो क्या होता है? ब्रह्मांड। तो इस तरह से इसका क्या है? सीरीज। खगोल विज्ञान यानी ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा,
नेक्स्ट क्लास में हम सौर मंडल स्पेशल डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अगले क्लास में हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल से कई सारे प्रश्न आते हैं, तो नेक्स्ट क्लास आपका होगा सौर मंडल का। थैंक यू।